सो जय हिंद एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं आईसीटी के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर, जहां पे हम करने वाले हैं 25 सवाल, लेकिन बेहतरीन सवाल। इन क्वेश्चंस में करने की ये कोशिश करिएगा कि आप लिमिटेड समय पे करने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो हमें जो क्वेश्चंस कराने वो आपको एक्सप्लेन करते हुए कराने हैं, तो इसलिए आप हर क्वेश्चन से पहले अपना एक टाइमर लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप एक क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड्स में करने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 आपके सामने ये है कि अगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें रूट अल्फा बाई बीटा और अल्फा बीटा बाई अल्फा होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअल में इक्वेशन देने का तरीका ही है। हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये है और इसमें बोला गया है कि इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो आप बताइए यहाँ से क्या हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अल्फा रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, बीटा रखेंगे तो ये 0 के बराबर है। अल्टीमेटली आप अल्फा और बीटा की जगह x और x रख दीजिएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 3। हमसे पूछा ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हो, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या लिखेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सारी वैल्यूज रख दो, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा तो ये इक्वेशन हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा यानी ये हो जाएगा 6 बाई 3, दैट इज नथिंग बट 19/3। ये वैल्यू क्या आई 19/3, यहाँ रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा होगा, बीटा बाई अल्फा होगा, जिसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, आंसर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी कुछ वैल्यू दी है, इसको हम ग्रीन बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू दी है हमें कुछ, y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और हमसे पूछ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या पूछा है देख लेते हैं, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। अब जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमें मिलेगी एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और साथ ही साथ अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अंदर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, और डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों देखो ये दोनों चीजें सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n बनेगा जो कि y ही है, तो ये हो जाएगा ny अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है इसलिए मैं इसको इधर ले जाती हूँ, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में आ गया एन वाई। अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ n dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है। हम अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दें वापस से, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
और यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर पूरे में हम एलसीएम ले ले वन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इक्वेशन बनेगा x dy बाई डी एक्स प्लस यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ रिजल्ट आ गया n स्क्वायर वाई। तो इसका आंसर क्या हुआ, यही हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो गया n स्क्वायर वाई, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ तो लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे। अब पेपर में ये डाउट आता है आप लोगों का, मैम किन क्वेश्चन को करें किन क्वेश्चन को छोड़े। अगर डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है तो उसको स्किप कर दो, उसको लास्ट मोमेंट पे करना अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पीरियड पूछा है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पाई होता है। 2-3 बातें यहां से नोट कर लो कि कभी भी साइन की पावर m थीटा अगर m ऑड है, m की वैल्यू ऑड है, तो इसका जो अंतराल है, आवर्त होता है, वो 2 पाई होता है। लेकिन m अगर इवन हो जाए, सम हो जाए, तो इसका जो अंतराल होता है, आवर्त होता है, वो पाई होगा। साथ ही साथ अगर मॉड साइन x पूछे, अच्छा ये साइन के लिए भी है और ये कॉस की पावर m थीटा के लिए भी है, सेक की पावर m थीटा के लिए भी है और कोसेक की पावर m थीटा के लिए भी है। चारों के लिए ये बात लागू होती है और सब में अगर मॉड लगा दिया जाए, चाहे मॉड साइन x हो, मॉड कॉस x हो, चाहे मॉड आपका सेक एक्स हो, सेक थीटा हो, या फिर मॉड कोसेक थीटा हो, इन सब का पीरियड पाई होता है। लेकिन टैन थीटा और कॉट थीटा का हमेशा पीरियड पाई होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा का चाहे मॉड लगा हो, चाहे ना मॉड लगा हो, चाहे कितनी भी पावर हो, हमेशा इसका पीरियड पाई होता है। इतनी बातें याद रखो बेटा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, सेक एन थीटा, सेक एन थीटा मतलब थीटा में कुछ एन मल्टीप्लाई है, कोसेक एन थीटा, इन सब का जो पीरियड होगा ये होता है 2 पाई बाई एन होता है। और अगर हमने निकाला है टैन एन थीटा या फिर कॉट एन थीटा का पीरियड, तो इसका पीरियड होता है पाई बाई एन। इतनी बातें आपको पीरियड के अंतराल के बारे में यानी कि आवर्त के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एल एम एन कोई पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है जीपी का, कोई टर्म दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो अपने आप से हिट एंड ट्रायल कर लो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म ले लेते हैं, यानी पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 ले लेते हैं। और जीपी मानना है तो अपनी मर्जी से कुछ मान लेते हैं, 2, 4, 8 मान लेते हैं। ये भी तो एक जीपी है, 2, 4 और 8। अगर हम यहाँ पे रखेंगे डिटर्मिनेंट में तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये हो जाएगा log 2, जरा ध्यान से देखना, log 2 यहां हो जाएगा p यानी 1, 1, 1, 1, q की जगह आ जाएगा 2 और r की जगह आ जाएगा 3। बच्चों log m, log 4 को क्या मैं 2 log 2 लिख सकती हूँ, और log 8, log n यानी कि 3 log 2 लिख सकती हूँ। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। अगर मैंने log 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, 2, 3, जो कि 1, 2, 3 ऑलरेडी सेम है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रूट में लिमिट की क्लास, लिमिट में अगर आपने देखा होगा जो हम कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, तो उसमें क्या होगा जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जब भी रूट मिले, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस 2x एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x। अगर 2 साइन स्क्वायर x है, रूट के अंदर अगर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन स्क्वायर x बाय रूट 2x। बच्चों जरा ध्यान देना, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्लस माइनस में आएगा साइन x अपॉन x। आंसर 1 या -1 कुछ मत लगाना, जब प्लस माइनस में दोनों आए तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा इसका। ये कई बार पेपर में पूछा गया है इस पैटर्न का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले सवाल की ओर। अब आपको ये बात याद भी रखनी है, √1 माइनस कॉस थीटा अगर लिमिट पूछे तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको अगर ज्वाइन करना है ऑफलाइन बैचेस, तो ऑफलाइन बैचेस का इस समय रेट सबसे कम चल रहा है, तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, क्योंकि आईसीजी का पेपर बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहें उतनी जल्दी जल्दी इस पेपर को ज्वाइन कर लीजिए। तो अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे कॉट इनवर्स, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये नहीं है, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा प्लस टैन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स दिया है, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x होता है, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स 1/x होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम टैन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो टैन इनवर्स ये हो जाएगा 1/रूट कॉस अल्फा प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स रूट कॉस अल्फा। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1/रूट कॉस अल्फा प्लस रूट कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस 1/रूट कॉस अल्फा इंटू रूट कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये वैल्यू x के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। अच्छा एक सेकेंड रुको बेटा, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है माइनस, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है माइनस, नहीं तो इनफाइनाइट निकल जाएगा, ये माइनस है, तो यहाँ क्वेश्चन में आएगा माइनस, और नीचे आ जाएगा 2 रूट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, टैन एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2 रूट कॉस अल्फा। बेटा एक ट्रिपलेट होता है, याद रखिए, ट्रिपलेट कितना, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो यहां से अगर tan x की वैल्यू ये है, तो क्या मैं sin x की वैल्यू, हमारी जगह x की जगह कौन यूज हो रहा है, रूट कॉस अल्फा, तो sin x कितना हो जाएगा, sin x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, और नीचे हाइपोटेनस क्या होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और ये वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, जो वैल्यू मैं बार बार बोलती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नहीं वैल्यूज याद है तो इन वैल्यूज को डायरेक्ट याद रखिए कि 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। ये वैल्यूज डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपने कई सारी नई चीजें सीखी होंगी। कई बार बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आप जितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उतनी देर में समय निकल जाएगा। बेटा मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आपको इस बात को समझना है कि आपके दिमाग में इन प्रोसीजर्स को इनफीड करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे 2-3 बात पता होनी चाहिए। कॉट को कैसे टैन में कन्वर्ट किया, टैन एक्स प्लस टैन वाई का फॉर्मूला या टैन एक्स माइनस टैन वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस ट्रिपलेट की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि बड़ा ही आसान था, ये पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट बात, नहीं तो ट्रिपलेट बनाएगा बच्चा फिर सॉल्व करेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको जल्दी से करना है। कभी भी बाय 3 में नहीं दिखना चाहिए, तो दोनों तरफ पावर 3 कर दें। दोनों तरफ अगर पावर 3 कर देंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 और डिग्री भी कितनी है 3, ऑर्डर और डिग्री दोनों 3, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 3,3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है अ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट इतना एंड द लाइन इतना। आपको एक प्लेन ऑलरेडी 2 पॉइंट, ठीक है, एक प्लेन एक समतल की रेखा ढूंढनी है जिसपे मौजूद है बिंदु 3, 2, 0 और भी कोई बिंदु मौजूद है, एक लाइन मौजूद है जो कि ये है। लाइन को देख करके क्या पता चल जाता है कि ये वाले पॉइंट्स हैं जो 4, 7, 4 जो है वो इस लाइन पे मौजूदा बिंदु होते हैं। 4, 7, 4
2 पॉइंट्स हमें पता है, तो हम क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हम वो प्लेन देखें, क्योंकि ये मौजूद भी होगा, ये पॉइंट भी मौजूद होगा प्लेन में, तो हम ऑप्शन में जाएं, उस पॉइंट्स को ढूंढ ले जो ऑलरेडी इस प्लेन पे है। 3D में आपको पता होगा कि लाइन के इक्वेशन लिखने पे ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैंने 4 7 4 यूज किया, तो यहाँ 4 7 4 यूज किया, तो ये क्या कभी 1 आएगा? नहीं, गलत बात है ये। अच्छा, ये आएगा, सही बात है। 4 7 4 यूज करने पे ये 8 - 7 1 हो जाएगा। क्या ये 3 2 0 भी यूज करने पे 1 हो जा रहा है? हाँ जी मैम, ये 1 हो जा रहा है, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे, उस पे ये पॉइंट कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 8 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, आप देख सकते हैं किसी और क्वेश्चन में ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मॉड साइन एक्स। एक बात याद रखो बेटा, साइन का ग्राफ तो ऐसा बनता है, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाता, हमेशा ऊपर रहता है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप इस बात को ध्यान रखो, एक आर्क का जो एरिया होता है वो 2 यूनिट होता है। एक आर्क का एरिया 2 यूनिट, 0 से लेकर पाई के बीच में एरिया कितना होता है? 2 यूनिट। तो हमें कितना जाना है? 0 से लेकर 10 यूनिट, 10 पाई तक। 10 पाई में कितना आंसर हो जाएगा? 20। 0 से पाई में 2 यूनिट, तो 0 से 10 पाई में कितना? 20 यूनिट हो जाएगा एरिया, बात खत्म। कॉस और साइन में एक आर्क का एरिया होता है 2 यूनिट, बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या मिला है, जरा देखिए। ये बोला है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो मैंने क्या बोला है, हमेशा z को मान लीजिए x + i/y। अगर z को x + i/y मानते हैं तो मॉडुलस में रख दीजिए, x - 4 + iy मॉडुलस इज लेस देन x - 2 + iy का मॉडुलस हो जाएगा। मैंने सॉल्व करके लिखा है डायरेक्ट, x + iy - 4, x + iy, z की जगह x + iy रख दिया। अगर ऐसा रख दिया तो ये मॉडुलस कितना हो जाएगा, √x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर लेस देन √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये वाला टर्म उधर भेज देते हैं, ये वाला टर्म इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये इधर गया बेटा, तो ये हो जाएगा 4x। यानी कि जो x है वो ग्रेटर है किससे, 3 से। x क्या है, x तो रियल पार्ट ऑफ z है, z का वास्तविक भाग है, यानी कि वास्तविक भाग जो z का होगा वो 3 से बड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमें एक बात और, ये बात और आप समझ लीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है बच्चा, जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बैचेस अभी अभी खुली हैं, तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है ICG के बैच में वो अभी ही पार्ट बन जाए, वरना अदरवाइज उसका बैकलॉग बहुत मुश्किल से, बैकलॉग बहुत ज्यादा बच जाता है। दूसरी बात दिक्कत भी होती है बेटा, जितना ज्यादा समय कम उतनी ज्यादा प्रिपरेशन हार्ड करनी पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3। 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट। ऑड नंबर विषम संख्या सुनते ही दिमाग में ये घंटी बजती है कि विषम संख्या अगर बनानी है तो अंत में 1 3 5 7 ही होना चाहिए, यानी 4 चॉइसेस हैं इसके लिए। अब इसने बोला रिपीटिशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो ये कभी भी 4 अंक की संख्या नहीं बनेगी। तो स्टार्टिंग में कितने, 5, बाद में बीच में कोई भी 6 रिपीट करते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और यहां से हो जाएगा 24, तो ये 0 और ये हो जाएगा 720, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन इतना। इस एक्सपेंशन सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, यानी कि गुणांकों का योग अगर आपको निकालना है तो आपको जितने भी वेरिएबल दिख रहे होते हैं सबका मान आपको 1 रख देना होता है। तो अगर सबका मान 1 रख देंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 1 + 1 की पावर n इज इक्वल्स टू 4096, यानी 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 4096। तो n का मान यानी
पदों की संख्या 12 रही होगी, पदों की संख्या 12 रहेगी। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट महत्तम गुणांक किसका होता है? मिडिल टर्म का होता है। तो आप बताइए, अगर पदों की संख्या सम है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n/2 + 1, यानी जो हमारा 12/2 + 1 यानी 7th टर्म होगा, ये मध्य पद होगा। मध्य पद कौन सा होगा? 7वां पद। 7वां पद का आपको गुणांक ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? 12c6 ज्ञात करिए। 12c6, क्योंकि r क्या होता है? एक कम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 5 2 = 10, ये खत्म। साथ ही साथ अच्छा 10 को नहीं काटते, 10 को इसलिए मत काटा करो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 6 2 = 12 काट देते हैं। 6 2 = 12 गया, 4 से जाएगा 2 टाइम्स में 8 और 3 से जाएगा 3 टाइम्स में ये, और क्या बचा? 5 से जाएगा 2 टाइम्स में, इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 6 और यहाँ से आएगा 14 × 11, 6 × 14 × 11, लास्ट में तो यूनिट डिजिट ही बचेगा। और अगर इसकी कैलकुलेशन हम करें, 6 2 = 12 × 7 × 11 बचा, यानी कि ये हो जाएगा 84 × 11, 84 × 11 यानी 4, और यहाँ पे आएगा 2 924 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये दिया हुआ है तो आपको दिया है कि a > 0 है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी इसका विविक्षकर क्या जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकाले तो क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ b क्या है? 4b², 2b है, -4, a कितना है? a है, c कितना है? c है। ये क्या है? आपका नेगेटिव है, 0 से छोटा है। 4 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ac जो होगा वो AC माइनस b² जो होगा ये >0 हो जाएगा। नेगेटिव से माइनस कर दिया। अब ये कुछ दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है। अच्छा, इसमें चेंज कर देते हैं, R3 को चेंज कर देते हैं, R3 माइनस x टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 चेंज कर देते हैं। जरा देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा रिजल्ट। ये हो जाएगा AX प्लस B, BX प्लस C हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में से माइनस करना है, माइनस में आएगा रिजल्ट, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x तो ax² प्लस bx हो जाएगा, और ये प्लस bx 2bx हो जाएगा, तो ax² प्लस 2bx प्लस c ये आ जाएगा। और बेटा अगर इसका डिटर्मिनेंट हम ओपन करें, इसके थ्रू ओपन कर देते हैं, तो माइनस ax² प्लस 2bx प्लस c, और यहाँ पे क्या होगा? इसको छोड़ा ac माइनस b² हो जाएगा। अब एक बात बताओ, नेगेटिव ये क्या है? ये आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, a > 0 है, और ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ ये वैल्यू भी क्या है? आपकी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। आपका रिजल्ट कितना आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है भैया? क्लियर है? अगर a > 0 डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? >0 होगी। इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है? a और b दो सेट है। अगर a और b दो सेट है तो a में से a माइनस बी क्या होता है? ये होता है a माइनस बी। a में से, पूरे a में से अगर a माइनस बी को निकाल दिया जाए तो क्या a इंटरसेक्शन b बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या रहा है? a में से निकाल दो a माइनस बी, ये टुकड़ा होता है, ये अगर सेट b है तो, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट सेट है। इंडिपेंडेंट सेट देने का मतलब है ए इंटू बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र घटनाएं हो जाती हैं। हमको इस चीज की वैल्यू दी है, पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को डैश से लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए
प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए और बी स्वतंत्र है तो बी कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र है, ये बात याद रखना। अगर ए और बी स्वतंत्र तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी स्वतंत्र, ए बी कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं बच्चों। अगर आप वैल्यूज रखें, इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 है, इसकी वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता x होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे PA इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आ जाएगा, ये इधर आएगा 0.5 इज इक्वल्स टू x माइनस PA की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू x हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0.3 यानी 0.5 इज इक्वल्स टू 0.7x हो गया। तो x की वैल्यू आई 0.5 अपॉन 0.7, जिसको हम लिख सकते हैं 5/7। अगर x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट है, b के नहीं होने की जो संभावना है वो 7 में से 5 है, तो b के होने की संभावना क्या 7 में से 2 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स अल्टीमेटली एक सोर्स ऐसा आपको चाहिए जो आपको पूरे रामबाण पूरी इंफॉर्मेशन दे दे बेटा। तो बेसिकली हर बुक अपने में एक महारत है। तो आपके पास एकदम रिसर्च है पास्ट 10 ईयर्स का, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनका, जो आ चुके हैं क्वेश्चंस उनका, और टॉपिक वाइज डिवाइडेड ऑलरेडी है। तो इन बुक्स को जरूर खरीदें ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से हो सके और आपको कभी भी भटकना ना पड़े कहीं पर भी। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है मेरा। इस क्वेश्चन का आंसर 2। कभी भी इनवर्स दिए हो ना, इस पैटर्न को याद रखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर 2 है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n भी कितना होता है? हमेशा 2 होता है। इस बात को याद रखो। यहाँ चाहे कॉस सेक दे दे, चाहे साइन और कोसेक दे दे, टैन और कॉट दे दे, या इसी फॉर्मेट में पूछ ले, n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये हमेशा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। इस बात को याद रखना। चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ये क्या है? आपके सामने एक ट्राइंगल है। अच्छा, अगर एक ट्राइंगल है, साइड दिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अगर मैं इसे 3 से काट दूं तो 5, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13 बना कि नहीं? और 5, 12, 13 क्या होता है? 90 डिग्री ट्राइंगल होता है। अगर 90 डिग्री ट्राइंगल होता है तो एक बात बताओ, सबसे बड़ी साइड 39 ये होगी, ये एंगल सी हो जाएगा। साथ ही साथ ये बी है और अगर ये ए है तो बी के सामने ये 36 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। c/2 पूछा है, एंगल सी 90 होगा डेफिनेटली। 5, 12, 13 90 डिग्री ट्राइंगल होता है। इसी तरह 15, 36, क्योंकि इसको काटेंगे तो साइड पता चल जाती है। तो c/2 यानी 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ से 1 हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्गुमेंट पूछा है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई होगी आर्गुमेंट की, कि आर्गुमेंट ऑफ अगर z1 अपॉन z2 होता है तो प्रॉपर्टी होती है z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है। z1 का आर्गुमेंट निकालते हैं। z1 का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3/1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऊपर वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा? 60 डिग्री, यानी π/3 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा √3/1 माइनस के साथ। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट जो आएगा वो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस π/3 आएगा। और हमने क्या किया? z1 माइनस z2 करना है आर्गुमेंट का, इसलिए ये हो जाएगा π/3 माइनस टाइम्स ऑफ π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है आर्गुमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, या डेविएशन यानी भटकाव, विचलन 6 कोई भटकाव दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए आंसर कितना? 0। कांस्टेंट नंबर दिए हुए तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कितना? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। इसमें बोला है ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना ट्राइंगल का। ए पॉइंट ये ले लेते हैं, बी पॉइंट ये ले लेते हैं और सी पॉइंट ये ले लेते हैं। अगर ए पॉइंट -2, -6 है और बी पॉइंट है आपका -2, 4 और ये पॉइंट है 1, 3, तो आप बच्चों एक बात जरा ध्यान से देखिएगा कि हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं, BC का स्लोप निकाल लेते हैं। अगर BC का स्लोप निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक इसका स्लोप निकाल लें और
इसके परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इसके परपेंडिकुलर हो। तो अगर BC का स्लोप कितना होगा, BC का स्लोप निकालो पहले बताएं, इस पॉइंट को D मान लो। BC का स्लोप होगा 3 - 4 -1, 1 - -2 1/3, यानी आ गया 1/3। तो AD, ये पॉइंट A है, AD का स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर का, ये हो जाएगा आपका -3, कितना हो जाएगा -3, क्योंकि M1 × M2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर मैं AD वाली लाइन लिखूं तो क्या हो जाएगा, y = -3x + c लिखा जाता है, y = mx + c। c पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट किससे पास होता है, -2 -6 से। तो अगर हम -2 -6 यहाँ रख दे तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व कर लेते हैं अलग से। -2 - 6 यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आई -3x हो गई, -3x हो गया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं, 1 अच्छा एक सेकेंड, स्लोप जो BC का आएगा ना बेटा, जो स्लोप BC का आएगा वो माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे स्लोप हमारा प्लस में आएगा। ये आ गया एक स्लोप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात अगर हम करें, अच्छा एक ही लाइन आ गई, क्योंकि जो ऑर्थो सेंटर होगा ना वो यहाँ से भी पास करेगा, ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो AC पे परपेंडिकुलर हो। AC का स्लोप कितना होगा, अगर हम AC का स्लोप निकालें तो ये कितना होगा, 3 - -6 यानी 9, 1 - -2 यानी ये AC का स्लोप हो जाएगा 3। तो आपके BE का स्लोप कितना हो जाएगा, BE का स्लोप होगा -1/3। तो BE से पास होने वाली लाइन y = -1/3x + c हो जाएगा। ये BE वाली लाइन आ गई। अब BE वाली लाइन किससे पास करेगी, -2, 4 से पास करेगी। अगर -2, 4 अगर वहां पे रख देंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और आप इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट जो होगा ये ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल कर लें, ये एक लाइन निकली है ना, एक लाइन से हिट एंड ट्रायल करें, अगर x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या 1 आएगी, नहीं, ये पॉइंट तो कभी नहीं होगा। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1/3, नहीं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, बिल्कुल सही बात है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, नहीं भैया, यानी ऑप्शन क्या होगा 1/3। एक ही लाइन का स्लोप निकाल करके उसी पे सेटिस्फाई करवा दो, क्वेश्चन खत्म। ऑर्थो सेंटर होता है यानी सभी लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो हर लाइन का लंब खींचकर उसका प्रतिच्छेदन बिंदु। ये क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने के पर्पस से किया करो, इस पे इसको अगर टाइम बचे तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि आपको ये भी सीखना है कि इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, एक इक्वेशन की लाइन, जो एक लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है आपको, जो कि क्या करता है, इन दो मध्य बिंदु, इन दो पॉइंट के राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो उनको आधे पे पूरा काट दे। 7,4 है एक पॉइंट है -1, -2। अगर इनको कोई आधे पे लाइन काटती है तो उस लाइन की इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है कि वो लाइन क्या है। तो आप बताओ कि इस लाइन का, ये जो लाइन है ये इनको आधे पे काटती है, तो मध्य बिंदु निकाला जा सकता है x1 + x2/2, यानी ये पॉइंट क्या होगा, 7 - 1/2 यानी 3 हो जाएगा, 4 - 2/2 यानी 1 होगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में सेटिस्फाई कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट 3,1 को सेटिस्फाई करता है। अगर 3,1 रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 + 3, है ना, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 12 + 3 ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अगर हम 3,1 रख दें तो ये 9 - 4 + 7 क्या 0 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अगर यहाँ 3,1 रख दें तो ये 12 + 3 15 - 15 0 होता है? हाँ जी होता है। 3 और यहाँ 1 रख दें, क्या ये 0 होगा कभी? नहीं। इसलिए ऑप्शन कितना हो गया? सी ऑप्शन हो गया, बाय सेटिस्फाइंग दी ऑप्शन। अगर फाइंड आउट ही करना पड़ता तो 3,1 यहाँ पे है, आप एक काम करो, इसका स्लोप अगर पता चल जाएगा तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा, और स्लोप और पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसको शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द लाइन्स इतना इतना आर टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन में करेक्शन है, ये 6 है, ठीक है। ये दो लाइन्स है जो कि आपस में क्या है आपके, एक सेकेंड, लाइन 6 नहीं है, ये है 3। ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में टैंजेंट है सर्कल के, और दो लाइंस को अगर आप देखो तो 3x - 4 y + 4 = 0 है, और ये है 6x - 8y - 7 = 0। अगर दो लाइन का रेशियो सेम होता है, जैसे कि अगर a1x + b1y
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 अगर इज इक्वल टू 0 हो और साथ ही साथ a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 देखेंगे तो समांतर है। इसका मतलब ये जो टेंजेंट्स है, ये लाइन, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो दो लाइंस के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, c1 माइनस c2 से, बाय अंडर रूट कितना कर ले, c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। c1 माइनस c2 4 माइनस 7/2 माइनस माइनस प्लस 7/2 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 7 15, 15/10, 15/10 अगर ये होगा, इसको काट देते हैं तो 3/2 आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 3/2 इसका आंसर आएगा। अब ये इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे हमने क्या क्या चीजें यूज की। नेक्स्ट बात अगर हम बच्चों करें तो हम टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज हाल ही में आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो इन टेस्ट सीरीज को जरूर खरीदो, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली आपको रिसोर्सेज होती हैं जो आपको प्रॉपर सिलेक्शन तक पहुंचाती है, जो आपकी प्रैक्टिस करवाती है। टाइम लिमिटेशन आपको ऑलरेडी पता है आईसीजी में कितना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है द लाइन इतनी इज टेंजेंट टू द पैराबोला इतना। ये पैराबोला के ऊपर ये वाली लाइन टेंजेंट है, यहां से स्लोप निकालते हैं तो 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 16 हो गया। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 8/y। 8/y हमारे हिसाब से स्लोप आ रहा है 8/y, सवाल के हिसाब से स्लोप आ रहा है 2, ये 2 के बराबर होगा। तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो आप बताओ कि यहाँ से x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 1, और अगर y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 1 तो क्या c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रख दिया x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 4, 16 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई, 4 और 1 यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो नॉर्मल की पैराबोला, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला है, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करें कि स्लोप निकाल लें इसका। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो 2x/16 माइनस 2y dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, यहाँ पे 9 भी है, ठीक है, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दो, dy/dx की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी x/9 हो जाएगा। तो 9x अपॉन 16y हो जाएगा, 9x/16y होगा। dy/dx यानी टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे, -1,4 -4,0 रखेंगे तो स्लोप आएगा नीचे 0 बन जाएगा। अगर नीचे 0 बन जाएगा तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा 0। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, 0। टेंजेंट का स्लोप dy/dx, अगर आपका टेंजेंट का स्लोप mt जो है वो अगर आपका इनफाइनाइट है तो नॉर्मल का स्लोप यानी mx/dx/dy कितना होगा, 0 होगा। नॉर्मल का स्लोप 0। अच्छा, अब पॉइंट दिया है, लाइन की इक्वेशन बनानी है, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप 0x माइनस -4, ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0, यानी नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होगी, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया है कि ए बी सी, वेक्टर ए बी सी इतना दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25 प्लस 49 इज इक्वल्स कितना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा 9, इसमें ऐड करेंगे 34,
34 इसमें ऐड होगा 83, तो उधर जाएगा -83 हो जाएगा, -83/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला एकदम करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रहे आपके 25 बेस्ट सवाल आईसीजी के लिए। क्वेश्चन का लेवल हाई है, आपको इसमें से छांटना पड़ेगा उन सवालों को जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस का लेवल हाई है, लेकिन आपको इसी लेवल का प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डर ना लगे और आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाए एकदम। और अगर आप कंसेप्चुअल क्लास क्लियर करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी लेक्चर्स ले रहे हैं जहां पे हम इन टॉपिक्स के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करते रहें और हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको एक सेशन कैसा लगा है, आपको मॉडल पेपर कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।